गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट प्लस और माइनस के खतरनाक खेल की पुरानी खिलाड़ी है। खेल का नया राउंड मुख्तलिफ नहीं मगर पहले से ज्यादा खतरनाक जरूर है। अटल फैसला रियासत पाकिस्तान को भी करना है और थोड़ी देर पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के नए वजूद को भी करना था कि जो वो कर चुकी है। नाज़रीन, अभी से थोड़ी देर पहले फारूक सत्तार तमाम अपनी सूबाई नेशनल असेंबली सेनेटर्स तमाम मुंतखब नुमाइंदगान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना है कि ये तीसरी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है MQM पाकिस्तान की, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि हम अपनी रफ्तार से चलेंगे, हम अपनी पेस पे चलेंगे। ये जहन में रखिए कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये एन उस वक्त आई है जब लंदन सेक्रेटेरिएट की तरफ से वाज़े डिफरेंसेस जो हैं वो मंजर आम पर आ चुके हैं। लंदन सेक्रेटेरिएट की तरफ से बता दिया गया है कि -1 फॉर्मूला काबिल कबूल नहीं है। लंदन सेक्रेटेरिएट की तरफ से बता दिया गया है कि MQM अल्ताफ हुसैन है और अल्ताफ हुसैन MQM है। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें बताया गया है कि ये आसान मरहला नहीं है अनडाउटेडली, और साथ जायजा ले रहे थे पिछले 2 दिनों से कि किस तरह प्रैक्टिकली जो फैसले किए गए हैं उनको मंजर आम पर लाएं, किस तरह बावर कराएं रियासत पाकिस्तान को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, मीडिया को, कि जो अहम फैसले किए गए हैं, जो लाताल्लुकी का इजहार किया गया है लंदन से और अल्ताफ हुसैन के साथ, वो वाकई दुरुस्त हैं। इसी हवाले से आज बताया गया कि राब्ता कमेटी मशावरती फोरम जो है वो 23 अगस्त को जो फैसले किए थे उसकी ऑफिशियली तायद कर दी गई है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि फारूक सत्तार की सरबराही में ही तमाम फैसलों की पूरी इंडोर्समेंट राब्ता कमेटी मुशावरती इजलास की तरफ से आ गए हैं। ये भी बताया गया है कि MQM को मानने वाले, वोट डालने वाले, जिन्होंने अपनी खिदमात दी हैं पाकिस्तान के लिए, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान के लिए, उनको एक्नॉलेज किया जाए। ये भी कहा गया कि ख्वाजा इजहारुल हसन लीडर ऑफ द अपोजिशन के बाद 4 नए रुकन जो हैं वो MQM राब्ता कमेटी का हिस्सा बना दिए गए हैं, जिसके अंदर सरदार अहमद, खालिद मकबूल सिद्दीकी, ख्वाजा सुहेल मंसूर और रऊफ सिद्दीकी जो कि अभी जेल में मौजूद हैं। ये तमाम 4 अरकान अब राब्ता कमेटी का हिस्सा हैं। नाज़रीन, बताया गया कि प्रैक्टिकल स्टेप लेते हुए आइन के अंदर तरमीम कर दी है आर्टिकल 9B के, जो कहता है कि अल्ताफ हुसैन बहैसियत बानी, बहैसियत फाउंडर ऑफ MQM तमाम तर फैसलों में, तमाम तर इशू में उनकी रहनुमाई ली जाएगी, उनकी गाइडेंस ली जाएगी और उनकी तायद के साथ ही फैसले जो हैं वो इंडोर्स होंगे। इस शिक को मुकम्मल तौर पे ओमिट कर दिया गया है। साथ ये भी कहा गया है कि 7B को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। नाज़रीन, आर्टिकल 7 MQM के आइन में कन्वीनर को तमाम पावर्स देता था कि कन्वीनर जो है वो इजलास बुलाएगा, उसको ऊपर प्रिसाइड करेगा, तमाम तर फैसले जो हैं वो मुशावरत के साथ लिए जाएंगे। लेकिन अब इसके बाद जो सब्स्टिट्यूशन की गई है तो अब MQM का अगर कन्वीनर एब्सेंट हो, गैर मौजूद हो मुल्क में, जो कि है, तो उसकी गैर मौजूदगी के अंदर सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर्स जो हैं वो इजलास बुला सकते हैं, वो इजलास की सदारत कर सकते हैं, वो मुशावरत के साथ फैसले कर सकते हैं। यानी कि फारूक सत्तार अब अपनी पोजीशन को इंडोर्स कर चुके हैं। अब इसको अपनी ही पार्टी में एक सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर की तरफ से शब खून कहा जाए या ना कहा जाए, ये बहरहाल अभी भी इसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। नाज़रीन, आज स्ट्रेस किया फारूक सत्तार ने कि आज़ाद खुद मुख्तार हैं, तमाम तर लंदन पॉलिसीज से, लंदन और अल्ताफ हुसैन से मुकम्मल लाताल्लुकी कर चुके हैं वो, और आज उसकी प्रैक्टिकल स्टेप लिया गया है। मगर अहम सवाल अपनी जगह मौजूद है, क्या हुकूमत पाकिस्तान लंदन में बैठी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर पाबंदी लगाएगी? क्या फारूक सत्तार के लिए साबिक कायद से मुकम्मल लाताल्लुकी जो अब वो इजहार कर चुके हैं, ये प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड कारकुनान के लिए किस तरह ट्रांसलेट होगा? ये अहम तरीन सवाल जवाब तलब हैं। अस्करी क़यादत आज वाज़े कर चुकी है कि पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाने वालों को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सो वफाकी हुकूमत के पास कार्रवाई के सिवा दूसरा ऑप्शन खत्म हो गया है, और जो ऑप्शन मौजूद है उनमें से अल्ताफ हुसैन के खिलाफ आर्टिकल 6 और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन पर पाबंदी है। MQM तकसीम हो चुकी है। नाजरीन, ये आज वाज़े हो चुका है। चंद रोज की खामोशी में अब जो तलातुम आया है वो लंदन की ट्वीट्स का है। जिस तरह आपको बताया गया, माइनस अल्ताफ उधर कबूल नहीं, और वो प्लस हो गए तो इधर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान के लिए कबूल नहीं। लंदन वालों का मौकफ है कि अल्ताफ हुसैन को ना दस्तूर से निकाला जा सकता है, ना पार्टी से, ना कराची के मैंडेट से। वहां का मौकफ दो टोक है। यहां फारूक सत्तार मुहाजिर वोट और कायद की ताकत के बीच शशोपंज में मुब्तला होंगे आज के बाद, और जो इक़दाम वफाकी हुकूमत ने अब तक उठाए हैं उसमें भी अनफॉर्चुनेटली क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही। बरतानिया को जो रेफरेंस भिजवाया गया था
उसमें क्या दर्ज है, किन बुनियादों पर बात की गई है, क्या मुतालबा किया गया है, ऑपोजिशन को पता है, ना ही वजारत कानून जिसका काम है कि ये कानूनी रेफरेंस तैयार करे वो भी ला इल्म है। नाज़रीन, अटॉर्नी जनरल का अहम तरीन ऑफिस, प्रोसिक्यूटर जनरल का अहम तरीन ऑफिस, जिनको एम्प्लॉय करना चाहिए था ये रेफरेंस भेजने के लिए, वो मुकम्मल तौर पे इस हवाले से ला इल्म रहे, उनसे कांटेक्ट नहीं किया गया। आपको बताते चलें कि हमारे ही प्रोग्राम में कल वफाकी वजीर मौजूद थे जो कह रहे थे कि रेफरेंस काबीना का एजेंडा नहीं हुआ करता। इससे आपको पता लगता है कि किस हद तक डिसइंटरेस्ट है वफाकी गवर्नमेंट को। एक दफा मुलाहिजा कीजिए। वो एक पॉलिटिकल इशू है और एक पार्टी तक लिमिटेड है और हम उसे एक इंट्रा पार्टी इशू समझते हैं। पार्टी के अंदर एक डिफरेंसेस हैं, पार्टी के अंदर एक डिफरेंसेस हैं। So it's not a big issue आपकी नजर में? नहीं, इट्स अ इशू, लेकिन उस पर काबीना क्या बहस करेगी? इट्स अ इशू, लेकिन उस पर काबीना क्या बहस करेगी? आपने सुना, काबीना क्या बहस करेगी? काबीना के अंदर ये अहम तरीन इशू ही नहीं है कि ये गद्दारी के नारे, एंटी पाकिस्तान नारे, इनको किस तरह ट्रीट किया जाए। पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात जो है वो एक शशोपंज में मुब्तला है। रियासत पाकिस्तान इसको किस तरह हैंडल करे, ये बहरहाल कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान, सदारत वजीर आजम की जो वजीर आजम जिसकी करते हैं, उनके लिए ये अहम तरीन इशू नहीं है। आज फौज ने, DGISPR जनरल आसिम बाजवा ने वाज़ेह तौर पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ लिया। उन्होंने कहा यह काबिल कबूल नहीं है, ये पैगाम बहरहाल कैबिनेट से आना चाहिए था, इंडोर्स हो के आना चाहिए था। जिस तरह जस्टिस साकिब निसार की जजमेंट के बाद तमाम तर फैसले इंडोर्स होंगे कैबिनेट से, फिर करे जाएंगे। लेकिन एज यू हर्ड, ये अब अपेरेंटली एक इंट्रा पार्टी इशू है मुस्लिम लीग नून के लिए। नाज़रीन, बात करेंगे हम मोहम्मद ज़ियाउद्दीन से, एक सीनियर जर्नलिस्ट है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, और हमारे साथ मौजूद होंगी MQM की साबिक MPA इरम अजीम फारूकी साहिबा भी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इरम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। महल इरम साहिबा, आपने देखा कि प्रैक्टिकली जो है आज कदम MQM पाकिस्तान ने उठाया है, मुकम्मल लाताल्लुकी करने की कोशिश की है, जिसे आप कह लीजिए सर्जरी की है, सर्जरी करके निकाल दिया है अल्ताफ हुसैन को और कन्वीनर को अपनी तंजीम से। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? हाँ, मेरा तो ये है कि मैंने इनके ट्वीट देखी तो मुझे इतनी हंसी आई कि ये वहां बैठ के अपने को लीडर बनते हैं। इनमें इतने गट्स नहीं है कि ये आए अपने लोगों की खिदमत करें, क्योंकि लोगों को तो ये चाहिए ना सामने। अगर ये बात ये कह रहे हैं कि माइनस फॉर्मूला हमें एक्सेप्ट नहीं है और ये सारी बातें जो कर रहे हैं, तो आए ना पाकिस्तान में। ये तो आई नहीं। और जब जिस बार 90 पे रेड हुआ था, सबसे पहले तो ये भागा था, वासिफ जलील जैसा आदमी। तो ये महाजिर कौम को कैसे रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अगर फारूक सत्तार साहब आके फ्रंट पे ये बात अब बहुत ज्यादा ऑब्वियस कर रहे हैं, तो आई थिंक उनको, तो मैं शुरू से ये बात कह रही हूँ कि उनको और पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं, उनको ये जरूर देना चाहिए चांस कि वो आए और वो दिखाएं कि वो जेन्युइन है। अच्छा, लेकिन जो इरम साहिबा, एक मिनट, जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और वहां लंदन में बैठे हैं, तो अगर लोग उनकी तरफ साइड पे होना चाहते हैं तो वो ऑब्वियसली साइड पे हो जाएं। इरम साहिबा, आखिरी सवाल आपसे, मुझे ये भी बताइएगा कि अब अल्ताफ हुसैन की हिकमत अमली आपको क्या दिखाई दे रही है? पहले उन्होंने माफी मांगी, मगर वो माफी जेन्युइन नहीं थी। अमेरिका और साउथ अफ्रीका में फिर एंटी पाकिस्तान स्लोगनेरिंग की और नारे लगाए। उसके बाद उन्होंने एक पैगाम भी भेजा कि तमाम कारकुनान जो है पाकिस्तान में, वो राब्ता कमेटी के हाथ मजबूत करें, जिसको बार बार फारूक सत्तार ने कहा हमारी तायद हो गई है, हमें इंडोर्स कर दिया है अल्ताफ हुसैन ने, मगर अभी वो खामोश हैं। आपकी उनसे बात भी हुई है आज के अहम फैसले के बाद, जिधर बाकायदा तौर पे सर्जरी करके उनको निकाल फेंका है, क्या रद्द अमल आप एक्सपेक्ट करें? डू यू थिंक ही विल कम ऑफिशियली ऑन? जी मैं पता क्या समझती हूँ कि जो ट्वीट आई है ना, ये करवाई गई है ट्वीट, क्योंकि जब इन्होंने ये देखा कि एक रेजोल्यूशन आने वाली है नेशनल असेंबली में, तो वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं हुई। क्योंकि अगर रेजोल्यूशन, तो देखिए और पार्टी लेकर आ ही रही हैं, लेकिन MQM पाकिस्तान अगर ये रेजोल्यूशन खिलाफ लेकर आती है, तो उस पे जो हुआ है, सारा जो गड़बड़ हुई है वो उसके ऊपर हुई है। वरना मेरे ख्याल से वो, आपको लगता है अल्ताफ हुसैन ने ट्वीट्स कराई हैं? हाँ, डेफिनेटली हुए। वासिफ जलील की औकात ही क्या है, उसके पास इतनी हिम्मत थोड़ी है ये सारी चीजें करने की। वो तो वहां बैठ के सिर्फ ट्विटर चलाता है। वो समझते हैं कि ट्विटर पे उसको फॉलो जो कर रहे हैं उसके जेन्युइन फॉलोअर्स हैं, सब खरीदे हुए उसने फॉलोअर्स हैं।
ہم چلیں گے محمد ضیاءالدین صاحب کی جانب. ضیاءالدین صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر آپ نے بہت طویل عرصے کے لیے نظر رکھی ہے, کور کیا ہے پالیٹکس کو, اور آپ سمجھتے ہیں, جانتے ہیں کس طرح یہ اپس اینڈ ڈاؤنز ایم کیو ایم کے رہے ہیں اینڈ ہاؤ اٹس ریمینڈ انٹیکٹ اوور ٹائم. میں 92 سے اور 90 کی دہائی سے کمپیریزنز نہیں کروں گی, مگر آج جو باقاعدہ سرجری کر کے نکال دیا گیا ہے, ایک واضح قدم اٹھا لیا فاروق ستار سمیت ایم کیو ایم پاکستان نے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ مہاجر ووٹر سے کس طرح ریزونیٹ کرے گا یہ اقدام؟ دیکھیں مہر, مجھے تو یہ سوال کرنا ہے کہ آیا اسٹیبلشمنٹ نے فائنلی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ایم کیو ایم کو ختم کر دیا جائے؟ کیونکہ اوریجنلی جو ایم کیو ایم وجود میں آئی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بنایا تھا, اور آپ دیکھیں گے 3 دفعہ جو ان کے خلاف ایکشن لیا گیا, اس کے بعد ریہیبلیٹیٹ کیا گیا. ہر دفعہ, میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, ہر دفعہ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت پڑی, انہوں نے ریہیبلیٹیٹ کیا, ان سے کام لیا, اور انہوں نے ولنگلی کام کیا ان کا. آخری دفعہ مشرف صاحب نے ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا اور ان سے کام لیا, اور وہ کام انہوں نے ولنگلی کام کیا. آج کی اسٹیج پہ مجھے یہ سوال کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ آیا آپ فائنلی ڈیسائیڈ کر لیا آپ نے اس کو ختم کرنے کے لیے؟ کیونکہ ایم کیو ایم وداؤٹ ملیٹنٹ ونگ از نتھنگ, یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں, اور وداؤٹ الطاف حسین دیر از نو ایم کیو ایم, کیونکہ ووٹ جو ملے ہیں سارے الطاف حسین کے لیے ملے ہیں. اور یہ جو ملیٹنٹ ونگ جو ان کا کام کرتا رہا, یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی اپروول سے کرتا رہا, اور یہ جو پھنس گئی جب آپریشن کراچی کا آپریشن کرنا پڑا انہیں, تو وہاں یہ ان کا کنفرنٹیشن اس ملیٹنٹ آرگنائزیشن سے ہوئی جس کو یہ خود ہی پروٹیکٹ کرتے چلے آ رہے تھے, یہی اسٹیبلشمنٹ ان کو پروٹیکٹ کرتے چلی آ رہی تھی. اب مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا یہ فائنلی انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب ایم کیو ایم کو ختم. I have another question, sir. آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا اس کو ختم کرنا ہے کہ نہیں فیصلہ کر لیا ہے؟ سر میں تو آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کیا ریاست پاکستان کو آج جو پریکٹیکلی اقدام اٹھایا گیا ہے, آئین میں ترمیم کر کے, باقاعدہ طور پہ نام نکال کے, اپنے آپ کو امپاور کر کے, کمپلیٹ لا تعلقی کا اظہار کر کے اپنے آئین میں اپنی ورکنگ کے اندر, کیا اب ریاست پاکستان جو ہے ان کو سرٹیفکیٹ دے دے گی محب الوطنی کا؟ اب ان کے لیے قابل قبول ہوگی ایم کیو ایم پاکستان؟ دیکھیں مہر, کراچی شہر اور لاہور شہر, یہ دونوں شہر جو ہے نا, یہ اسٹیبلشمنٹ کسی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کے حوالے نہیں کرنا چاہتی, اسی لیے کراچی میں انہوں نے ایم کیو ایم کو زندہ رکھا. اور اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ کون ہے, فاروق ستار ہوئے یا واسی جلیل ہوئے یا زار الحسن, یہ سارے سب آرڈینیٹس ہیں, یہ دے آر نو لیڈرز. یہ یہ الیکشن میں جا کے اپنے لیے ووٹ نہیں مانگ سکتے. یہ ووٹ تو ملتا ہے ان کو الطاف حسین کی وجہ سے. الطاف حسین کو ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے سسٹین کیا ہوا ہے. مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ آیا فائنلی ان آرڈر ٹو ریسٹور لا اینڈ آرڈر ان کراچی, آیا اسٹیبلشمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ بھئی یہ ڈرامہ آپ ختم کرو اور کراچی کو کسی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کے حوالے کرو, ایم کیو ایم کو ختم. کون سی نا ایم کیو ایم کو؟ اوکے ہینگ آن سر, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ واضح یا تو ختم ہوگی, مکمل سرے سے ختم ہوگی, کسی اور کے حوالے کی جائے گی. آپ کے لیے, آپ کو لگ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کسی صورت بھی ایم کیو ایم پاکستان قابل قبول نہیں ہے؟ مجھے نہیں پتا, معلوم مجھے آج کے دن آئی ایم ناٹ ویری شیور کہ آیا انہوں نے واقعی ڈیسائیڈ کر لیا. دیکھیں مہر, اوکے لیو اسٹیبلشمنٹ اسائڈ ناؤ, وی آر بوتھ ناٹ شور, مگر جو آن گراؤنڈ لگ رہا ہے سر, میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں ذرائع سے کہ وہ فاروق ستار کو بھی ٹرسٹ نہیں کرتے, وہ فاروق ستار کو بھی کوٹ اینڈ کوٹ جھوٹا کہتے ہیں, ٹرسٹ می. سو مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آنے والے دنوں میں ہم نے دیکھ لیا الطاف حسین ول ناٹ گو ڈاؤن وداؤٹ اے فائٹ, ہی واز گونا تھرو وٹ ایور لاسٹ فیو پنچز ہی ہیز ان ہم ناؤ. مہاجر ووٹر ان پنچز سے اس آخری بقا کی سروائیول کے لیے کہہ لیجئے, یا جو ابھی بھی ان کے رابطے ہیں یونٹ اور سیکٹر انچارجز سے, مہاجر ووٹر کدھر جاتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ مہر, کبھی تم نے ہیڈ لیس چکن دیکھا ہے؟ ہیڈ لیس چکن جب سر چکر لگاتا رہتا ہے یہ سمجھ کے کہ بھی شاید میری زندگی بچ جائے, یہ اس وقت ایم کیو ایم کی حالت ہوئی ہے. اٹس اے ہیڈ لیس چکن, اور یہ 4-5 اور فیکشنز اس میں ہوں گے, اور اگر پراپرلی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو مینیج نہیں کیا تو کراچی میں بہت بڑا بلڈ شیڈ ہوگا.
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब मौजूद, नज़र रखते हैं, तजर्बा रखते हैं, बहैसियत एक सहाफ़ी कवर कर चुके हैं। से MQM पाकिस्तान को एक हेडलेस चिकन से कंपेयर कर रहे थे जो गोल गोल घूम के अनकरीब अपनी मौत आप है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं नाजरीन। वक्फे से पहले आपको बताती चलूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज गवादर में पाँच मनसूबों का इफ्तिताह किया है। नवाज शरीफ साहब ने 2300 एकड़ रकबे पर फैले ग्वादर फ्री जोन, बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस, पाक चीन जो एक पाक चीन हवाले से स्कूल्स और बाकायदा कॉरिडोर्स का आज इनॉग्रेशन किया है। नाजरीन, ये भी बताया गया है कि ग्वादर अब टेक ऑफ करने वाला है, लेकिन एक वक्फा लेंगे। वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के हवाले से क्या कह रही है। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। दिल सियासत का हो, अस्करियत का हो, या फिर किसी बाप माँ या बेटी का, एहसास मोहब्बत में, जज्बा हमदर्दी में पिघल ज़रूर जाता है। मगर एक दिल ऐसा है नाज़रीन, उन दहशतगर्दों का दिल कि जहाँ इंसानियत है, हमदर्दी है, एहसास है और ना ही खौफ खुदा। 12 बरसों से लड़े जाने वाली दहशतगर्दी की ये जंग अब घर घर की गमनाक कहानी है। कहीं बिलखती ममताएँ हैं कि जिनकी सुबह अपने नन्हे शहीद के यूनिफॉर्म और जूते सीधी किए बगैर नहीं होती। कहीं वो सिसकती माएँ हैं कि जिनके कानों में नींद उस वक्त तक नहीं आती कि जब तक अपने नन्हे शहीद की खून में लुथड़ी तस्वीर को लोरी ना दे लें। और सैकड़ों ऐसी नन्ही बेटियां हैं कि जो बरसों से अपने शहीद बाबा की याद में आंसू की खैरात बांट रही हैं। शहर शहर दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। शुदाए पेशावर की पहली बरसी पे जब मैं APS कवरेज के लिए गई तो एक नन्ही सी बच्ची फातिमा ने मुझसे सरगोशी में पूछा, मैम मेरा भैया जन्नत से कब लौटेगा? नाजरीन, कौम की एक नन्ही बेटी ने आज क्वेटा की भरी तकरीब में अश्कबार आंसुओं से इस कौम के सरपरस्तों पे, सरबराहों के सामने बहुत बड़ा सवाल रख दिया। मुलाहिजा कीजिए। नाजरीन, ये मीर मोहम्मद बाज खान की छोटी सी नन्ही सी बेटी थी जो आज तस्वीर से लिपट लिपट के रो रही थी। उसको नहीं समझ आ रही बाप कहाँ गया, उसको नहीं समझ आ रही किससे सवाल पूछे। लेकिन हमारा सवाल कि इन आंसुओं, इन सिसकियों और इन हिचकियों का जवाब है किसी के पास? कोई है कि जो इस बच्ची के गम का अदराक रखता हो? कौम की उस हौला को कोई बाप वापस लेकर दे सकता है? ताकतवर तरीन मेज़ की दराज में 20 माह से पड़ी इन सैकड़ों तस्वीर की तरह इस फुटेज को भी शायद रख लेना चाहिए कि इससे ज़रबे अज़ब के अज़म में पुख्तगी आएगी। मगर क्या उस बच्ची को बाप की शफ़क़त मिल पाएगी? क्वेटा में जिस लम्हे ये बच्ची अपने बाबा की तस्वीर से लिपट लिपट के रो रही थी, ऐन उस वक्त ग्वादर में मुल्क के वज़ीर आज़म दावा फरमा रहे थे कि दहशतगर्दी का बड़ा मार्का सर कर लिया गया है, बस दुम बाकी रह गई है। इसी लम्हे गिलगित में फौज के सिपाही सालार ने बबांगे दहल 3 खुले पैगाम दिए। एक तो रॉ और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुतनब्बे करते हुए फरमाया कि मोदी और रॉ सुन लो, हम अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। नाजरीन, उसके बाद सियासतदानों से शायद मुखातिब हुए तो कहा कि मुल्क से करप्शन और दहशतगर्दी के जोड़ के खात्मे का अज़म जाहिर किया और फिर अमेरिका पर वाज़े किया कि दुनिया कुछ भी समझे, हम अपनी बका की जंग को अपने तरीके से ही लड़ेंगे। आर्मी चीफ ने इन पैगामात से कुछ देर पहले ही DGISPR जनरल आसिम बाजवा ने ऑपरेशन ज़रबे अज़ब पर मीडिया ब्रीफिंग आज दी। उन्होंने दावा किया नाजरीन कि दहशतगर्दी के वाक़यात में 74% और टारगेट किलिंग में 94% कमी वाक़ हो गई है। हम पाकिस्तान में दहशतगर्दों का साया भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साहब, हमें आपकी बात मान लेने में कोई उज़र नहीं है कि न डर और बेबाक फौज इस मुल्क की सरहदों की मुहाफिज है। ये बड़े से बड़े दुश्मन को नाको चने चबा सकती है। अनडाउटेडली हम ये भी तस्लीम करते हैं कि पाक फौज की दलेराना कार्रवाइयों से दहशतगर्द हमलों में बड़ी हद तक कमी भी वाक़ हुई है इस मुल्क में। हम ये भी मानते हैं कि फौज के जवान जान हथेली पर रखकर कौम की ये जंग बरसों से लड़ रहे हैं और इस जंग में
बहादुर अफवाज के 550 जवानों ने अपनी जानों का नजराना भी पेश किया है। मगर जनाबे वाला, इस कौम के 55,000 शहरियों को दहशतगर्दी की ये आग खा गई। गुलशन इकबाल पार्क कल भी गम का नोहा था। वाघा बॉर्डर पर कौम के इत्तेहाद का शिराजा कल भी बिखरा पड़ा था। शिकारपुर की इमाम बारगाहें कल भी सुर्ख थीं और रियासत के शफाखानों में आज भी सैकड़ों लाशें इंसाफ मांग रही हैं। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो का कहना है आज कि दहशतगर्दी की जंग का अंदाजा इदादो शुमार से नहीं होता। ये बराह रास्त शायद उन्होंने DGISPR की ब्रीफिंग के बाद दिया। उन्होंने कहा कि ये लंबी जंग है और इसमें एक हमला भी दहशतगर्दी ही है। जब तक दहशतगर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी आइडियोलॉजी को ख़त्म नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक मुल्क महफूज नहीं है। A lot of clarity from a young man. बहरहाल बात करते हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से। सदर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। अली ज़फ़र साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर फरमाइएगा, आज APS के शोधा के लवाहिकीन भी इस्लामाबाद पहुंचे हैं, उनको भी नहीं महसूस हो रहा कि उनको इंसाफ मिला है। और आज ये मीर मोहम्मद बाज़ खान की नन्ही सी बच्ची लिपट के अपने बाप की तस्वीर से रोई है और रोती चली गई एंड शी प्रॉब्ली हैज़ 1,000 मिलियन क्वेश्चंस इन हर हेड। मुझे ये बताइए कि इस बच्ची को इंसाफ मिल जाएगा? लेकिन ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। बड़े हमारे साथी और मेरा ख्याल है जो आपकी कोयटा की क्रीम की लॉयर्स थी, उनको शहीद किया गया। और आपने देखा कि हम वकला ने बड़े एक इंस्पाइट ऑफ ऑल दिस, ये जो इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी उसके बावजूद हमने कहा कि नहीं, हम कमज़ोर नहीं हुए, हम ताकतवर हैं। हमने ये भी कहा कि ये जो अटैक हुआ है कोयटा में, ये पूरे पाकिस्तान पे हुआ है, ये पाकिस्तान के इंसाफ और हकूक़ के लड़ने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर हुआ है। हम इसको भूलेंगे कभी नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हम कमज़ोर नहीं हुए। हमने ये पैगाम दिया इनफैक्ट कि आप ब्लेम गेम छोड़ें, अब फ्यूचर की तरफ देखें। अगर हमने ये जंग जीतनी है, अगर हमने ये जंग को एंड तक पहुंचाना है, इसकी कंक्लूजन करनी है, तो फिर ये जो डिफरेंसेस हैं हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में और जो डिबेट है कि ये इसकी गलती है उसकी गलती है, इसको छोड़ें और हम पॉजिटिवली देखें फ्यूचर की तरफ। इसकी हमने पहली अच्छा, मुझे बताइएगा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी तक जो तफ्तीश जिस मरहले में पहुंची है, आप इस हवाले से आगाह हैं। आज बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया चीफ अवामी स्टाफ ने रॉ को, नरेंद्र मोदी को। अगेन वो अलग बहस है कि ये हद से तजावुज़ था या नीड ऑफ द आवर था, ज़रूरी था। दैट्स नॉट द पॉइंट राइट नाउ विद यू एटलीस्ट। आई वॉन्ट टू नो कि तफ्तीश जिधर पहुंची है, आर यू 100% ऑन बोर्ड? आप मुतमईन हैं? नहीं जी, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है और जो मैं इन कांटेक्ट हूँ बिल्कुल, लेकिन हमने ये इनफैक्ट डिमांड किया था कि 8 तारीख तक आप कम अज़ कम ये हमें बताएं कि कौन इन्वॉल्व है और उसको पकड़ने की कोशिश करें। बट चलें, वो अपनी जगह इन्वेस्टिगेशन में तो चलना है, बिकॉज ये इतना आसान भी नहीं काम। लेकिन हमने ये ज़रूर कहा था कि जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, पार्क्स हो गए, बिल्कुल, उनको कम अज़ कम जो उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है फ्यूचर की प्रिवेंशन के लिए, वो हमें ज़रूर बताई जाए। और वहाँ मुझे थोड़ा सा अफसोस से कहना पड़ता है कि ऑल्दो हमने पार्लियामेंट के सामने भी एक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन की थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसका कुछ हुआ नहीं। अब एक सुओ मोटो एक्शन लिया है चीफ जस्टिस साहब ने हमारे कहने पे, बिकॉज वहाँ भी एक काफ़ी तनकीद हुई थी कि सुओ मोटो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है कोयटा ट्रेजेडी के बारे में। तो अब होपफुली उनके सामने आके ये हुकूमत कोई अपनी स्ट्रेटजी बताएगी कि सॉफ्ट टारगेट जो हैं, जो बच्चे जाते हैं स्कूलों में, हस्पतालों में, कोर्ट्स में पब्लिक आती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुतमईन नहीं हैं तफ्तीश से। भारहा ये भी कह रहे थे कि सॉफ्ट टारगेट्स के हवाले से कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई कि ये नहीं होगा। नाजरीन, एक छोटा सा वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं, बात करेंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर से विद एन आई ऑन इकॉनमी। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदरूनी कर्जों में 3 माली सालों में 80% इजाफा हो गया है। नाजरीन, स्टेट बैंक के वर्किंग पेपर्स में इंकशाफ किया गया है कि जून 2014 से 11.17 ट्रिलियन रुपए कर्जा था, कि जो जून 2016 में 14.2 ट्रिलियन रुपए हो गया। स्टेट बैंक ने खबरदार किया है कि हुकूमत का
बैंकिंग सेक्टर से मुसलसल कर्ज लेने का रुझान मुल्की मुईशत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा। IMF से छुटकारा और कशकोल तोड़ने के हुकूमती दावे तो अपनी जगह, मगर हकीकत हाल संगीन बहुत है। जून 2014 में हुकूमत पाकिस्तान का मकामी कर्ज 10,906 अरब, नाज़रीन फॉरेन करेंसी कर्ज 4.5 अरब था, मगर ये जून 2016 में बढ़कर 13,630 अरब तक पहुंच चुका है। इसी तरह हुकूमत के अंदरूनी वाजबात 2014 में 270 अरब थे, मगर 2 सालों में ही ये बढ़कर 397 अरब हो चुके हैं। हुकूमत ने पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के एवज 215 अरब रुपए, स्टेट बैंक से 939 अरब रुपए और वर्ल्ड बैंक से 49 अरब डॉलर का कर्ज लिया। यही नहीं, 2013 में पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे 60 अरब 90 करोड़ डॉलर थे और अब ये 72 अरब डॉलर की हद पार कर चुके हैं। गुज़िश्ता रोज भी हुकूमत पाकिस्तान में आलमी बैंक से 65 करोड़ डॉलर के कर्ज के 4 मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। अब यह है कशकोल तोड़ने वाली हुकूमत की पिछले 3 माली सालों की असल कारकर्दगी। वजीर खजाना ने हमारे हिस्सों में बजा फरमाया कि हमें IMF के पास कभी आइंदा नहीं जाना पड़ेगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और पड़े भी क्यों कि जब अंदरूनी कर्ज इस 80% बढ़ा दिया जाए। सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस से सालाना 488 अरब रुपए हथिया लिया जाए, या फिर नेपरा की मंजूरी के बावजूद अवाम को 288 अरब के रिलीफ से महरूम कर दिया जाए, जिस तरह हमने आपको परसों बताया, फिर IMF के पास जाने की हाजत क्यों रहेगी? खुद सोचिए। हुकूमत ने तो कशकोल तोड़ दिया, मगर वो बेचारा शहरी कि जो 8 साल पहले 37,000 का मकरूज था, आज वो 2013 में उसके बाद 96,000 का मकरूज हुआ और अब इस कशकोल तोड़ हुकूमत में 1,15,000 का मकरूज हो चुका है। मुईशत तो फल फूल रही है, कासा गदाई भी टूट गया है, मगर टैक्सेस की भरमार और कर्जों के बोझ ने आवाम की कमर तोड़ दी है। बात करेंगे असद उमर साहब से, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, नेशनल असेंबली का हिस्सा हैं, इकोनॉमी पे गहरी नजर रखते हैं। असद उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद उमर साहब, ये तो बहुत शॉर्ट टर्म फ्लॉड पॉलिसी लग रही है, ये सारा कर्ज हम कैसे वापस करेंगे? नहीं कर सकती, बहुत सादा सा जवाब है, नहीं कर सकती। जिस रफ्तार से कर्जे बढ़ रहे हैं, हम 2 साल से आपको बता रहे हैं कि जो अल्फाज मैं इस्तेमाल करता हूँ, कर्ज के दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, वो एग्जैजरेशन नहीं है। पिछले 3 साल के अंदर 12 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है कर्जों में। कर्जे तो ज़्यादा दिए लेकिन साथ वापस भी करते रहते हैं, तो 12 अरब डॉलर का पिछले 3 साल में इजाफा हुआ है। और अभी जो रवां साल जो शुरू हुआ है, उसका पहला महीना जो है वो पिछले 3 सालों से की रफ्तार से कहीं ज़्यादा ख़राब था। तो अब ख़तरा ये पैदा हो रहा है कि जिस रफ्तार से बैरूनी कर्जे बढ़ रहे थे, या तो उससे ज़्यादा तेज़ी से कर्जे बढ़ेंगे, या हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो ये कर्जे लेकर बढ़ाए गए हैं वो दोबारा से गिरने शुरू हो जाएंगे। 12 अरब डॉलर के रिजर्व बढ़े हैं, 12 अरब डॉलर के कर्जे बढ़े हैं, तो कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ ये ज़रा सा मैंने बदल दिया है मिर्ज़ा गालिब का शेर, लेकिन वो सूरत हाल है। इस वक्त कोई मईशत में बुनियादी तब्दीली और बेहतरी नहीं है जिसके हम मियाँ साहब का वो ख्वाब जो है कशकोल तोड़ने का वो पूरा कर सकें। अच्छा, मुझे ये बात समझाइएगा कि एक और हम देख रहे हैं कि रेमिटेंसेज जो हैं वो एट एन ऑल टाइम लो हैं, चाहे USA से हों, ब्रिटानिया से हों, सऊदी अरब से हों, मिडल ईस्ट से हों, ऑल टाइम लो के ऊपर हैं। एंड एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट जो हैं वो बढ़ नहीं रही। तो ये आपको नहीं लगता कि बड़ी फ्लॉड पॉलिसी है कि तमाम तर इन्हिसार हमारा रेमिटेंसेज के ऊपर ही है, ना कि और ये एक्सपोर्ट हमारा ऑटो पायलट पे चल रहा है, यानी कि खुद अपने आप को दुरुस्त करे सो करे, हुकूमत वक्त की तरजीह नहीं है? जो पिछले 3 साल में एक्सपोर्ट के साथ हुआ है वो तो खौफनाक है। 25 अरब डॉलर पे जहां एक्सपोर्ट पहुंची थी वो बढ़ने के बजाय गिर के 20 अरब डॉलर पे आ गए। पाकिस्तान की मईशत की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी तेज़ी से एक्सपोर्ट्स के अंदर कमी आई हो। जो बचत थोड़ी बहुत हुई है वो हुई है रेमिटेंसेस की बढ़ने की वजह से, पिछले 5-7 साल से बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। ये 1 महीना सिर्फ मैं ये कहूँगा अभी 1 महीने के आदाद शुमार आए जो बहुत अच्छे नहीं थे, उसमें 20% कमी थी पिछले साल से। अगर खुदा न खास्ता यही रुझान चलता रहा अगले चंद माह तक, तो एक इंतहाई टेंस सूरत हाल, एक कशीदा सूरत हाल पैदा हो सकती है मईशत के संभालने वालों के लिए, डार साहब के लिए और पाकिस्तान की ज़ाहिर मईशत के लिए। तो जब तक आप मईशत की तरक्की की रफ्तार नहीं बढ़ाएंगे, जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, तो कोई तरीका ही नहीं है, कोई दुनिया ने आज तक इजाज़त नहीं किया कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़े ना, इंपोर्ट बढ़ती चली जाए और आपका कर्जों में दारोमदार कम हो जाए। ये मुमकिन ही नहीं है। नहीं सर, मुझे तो ये भी ताज्जुब होता है कि जिस तरह फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शंस, फाइनली अल्लाह अल्लाह करके हम ये लेजिस्लेशन पाकिस्तान में ला रहे हैं जो 89 के अंदर भारत ले आया था, अब आके ला रहे हैं।
मगर उसके बावजूद जो इस तरह के कवानीन है जो उसमें तसादुम है, जो कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे, इस लॉ को मौसर नहीं होने देंगे। फॉर इंस्टेंस आपकी इनकम टैक्स का लॉ, फॉर इंस्टेंस आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 92 में जो मियाँ साहब की हुकूमत लाई थी फॉरेन अकाउंट्स के हवाले से, इन चीज़ों के ऊपर गौर क्यों नहीं किया जा रहा? नई पे नई लेजिस्लेशन ला रहे हैं मगर जो पहले पुरानी पड़ी है वो तो इसको मौसर होने नहीं देगी। देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेनामी स्कीम तो वही है फेरा, जिसका भी आपने जिक्र किया। पाकिस्तान में बाहर से अरबों रुपया वापस, अरबों डॉलर वापस ला सकते हैं बगैर कोई सवाल का जवाब देने की ज़रूरत के। कानून के अंदर भी बहुत बड़े बड़े होल रखे गए हैं, जान के रखे गए हैं बनाए। मैं तो ऐसे ही कहता हूँ कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि 1992 के अंदर ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लेके आया गया था और 1992 के अंदर ही पहली ऑफशोर कंपनी बनी पैनामा के जरिए और 1992 में पहला फ्लैट खरीदा गया। ये कोइंसिडेंस नहीं था। एक तरफ तो वो किया गया, दूसरा कानून अगर बन भी जाएगा, जिन इदारों ने उस कानून को नाफिज करना है अगर वो इदारे ही मफलूज हो चुके हैं तो उस कानून का फायदा क्या होगा? तो दोनों तरफ कवानीन भी ऐसे बनाए गए हैं जो शुरफा की, जो अशराफिया है पाकिस्तान की, उनकी बेहतरी के लिए बनाए गए, अवाम की बेहतरी के लिए नहीं। और फिर बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ असद उमर साहब मौजूद थे, सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ, एक वर्किंग ग्रुप का हिस्सा हैं, नेशनल असेंबली का हिस्सा हैं। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से खतरे की घंटियां बजती दिखाई दे रही हैं मईशत के लिए आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि इंटरनल बोरोइंग बढ़ चुकी है, वो बढ़ती चली जा रही है। स्टेट बैंक भी मुतनब्बे कर रहा है, कोई सुन नहीं रहा। एक्सपोर्ट्स ऑटो पायलट के ऊपर इस मुल्क में चल रहा है। हुकूमत वक्त एक्सपोर्ट्स पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे तवज्जो नहीं दे रही और रेमिटेंसेस जो हैं वो एट एन ऑल टाइम लो दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ जाने से पहले आपको बताते चले नाजरीन के दर्द बढ़ता गया जूं दवा की मुल्क के मियाँ साहब पर ऑफशोर कंपनियों का इल्जाम है और आसिफ अली जरदारी को एलिजिडली 10% कहा जाता है। जो कमी रह गई थी वो सिंध के सालिम हुकूमत ने पूरी कर दी है। बदउनवानी के बेलगाम घोड़े को ना अदालतें काबू कर सक रही हैं। इस मुल्क का ताकतवर इदारा कराची ऑपरेशन का अहम हिस्सा अब करप्शन का खात्मा है, मगर सिंध में ये घोड़ा इतना बदक चुका है कि आज चीफ जस्टिस सजाद अली शाह तरक्याती फंड्स में करप्शन केस की समाअत कर रहे थे। फरमाते हैं कि डायन भी, यानी कि डायन भी साथ घर छोड़ देती है। लड़काना तो फिर पीपल्स पार्टी का अपना शहर है, कुछ तो सोचो। नाज़रीन, 2008 से अब तक 90 अरब रुपए शहर के लिए मुख्तस किए गए हैं, मगर आज भी लड़काना खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। तरक्याती फंड्स की खुर्द-बुर्द का मामला चूंकि फरियाल तालपुर से जुड़ा है तो शायद इसलिए अब तक कभी ऑडिट ही नहीं हुआ सिरे से कि पैसे कहां गए, कहां इस्तेमाल किए गए। पेपर वे तो लंबे चौड़े प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं, देखने में खंडरात का मंजर दिखाई देता है। करप्शन के हिसाब किताब को तरतीब दिया जाए तो मियां साहब का मामला अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ लोकल ब्यूरोक्रेट्स वी टॉक टू, वो कहते हैं कि पंजाब का मामला ये है कि 50% मुड़ा देते हैं तो शायद 50% जेब में डाल दिया जाता है। लेकिन उधर यानी कि सिंध का मामला यह है कि 95% जो है उससे हाथ साफ किए जाते हैं और जो बचता है वो भी नहीं लगाया जाता। मुराद अली शाह को हल्फ उठाते ही अभी तक 1 माह गुजर चुका है। करप्शन की औसतन रफ्तार ये है कि 2 अरब का एक केस नायब अदालतों में सुना जा रहा है कि जिसमें वजीर आला साबिक वजीर आला नामजद हैं। 90 अरब का दूसरा केस सिंध हाई कोर्ट में फरियाल तालपुर के खिलाफ है और तीसरा केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आसिफ अली जरदारी के दोस्त का है। फाजिल जज साहब, जान की माँ पाऊँ तो बस बताती चलूँ कि रियासत पाकिस्तान के यहाँ सालिम कौमी खजाने हड़प होते हैं, ना एहतसाब होता है, ना सजाएं मिलती हैं। मुद्दई या तो स्टे ऑर्डर पर हैं या तो मुल्क से बाहर हैं। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अगले हफ्ते से मैं आपके साथ नहीं होंगी, हज पे होंगी, तो आपकी दुआएं चाहती हूँ, अपने मुल्क के लिए भी दुआएं करूँगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।